So in the series of the algae, algae हम जानते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, बेसिक प्लांट होते हैं. बहुत ईयर्स पहले से ही, मिलियन और ट्रिलियन और बिलियन ऑफ ईयर्स अगो एल्गी का इवोल्यूशन था, बहुत पहले से पाए जा रहे हैं. तो एल्गी जो होते हैं उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है किसी भी फाइलम या डिवीजन का, नॉट ओनली एल्गी, चाहे ब्रायो हो, टेरिडो हो, या किसी भी चीज का आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम पढ़ते हैं तो दैट मीन्स कि वो काम कैसे आती है इकोनॉमिकली, हाउ दैट इज यूज्ड इन द ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों के लिए, मेनली ह्यूमंस के लिए कैसे वो यूज किया जाता है, वो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में चाहे तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ सकते हैं. कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पूरी इकोलॉजी के लिए, पूरे अर्थ के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ सकते हैं. सो वी विल डिस्कस सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्गी. तो एल्गी कैसे काम आ सकती है, कैसे इकोनॉमिक है, दैट वी विल डिस्कस. सो एक इंपॉर्टेंस है एल्गी एज अ फूड. देखिए कोई भी चाहे चीज हो, चाहे फूड हो, क्लोथिंग हो, मेडिसिन हो, एनीथिंग, वी आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स. द कैटेगरी ऑफ दोज प्लांट्स वेरी. एल्गी भी है, ब्रायो भी है, हायर प्लांट्स भी, एंजियोस्पर्म है, जैसे नीम है, वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है. तो फूड के लिए बेसिकली हम किस पर मेनली डिपेंड है, प्लांट पर ही डिपेंड है. आप चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन भी हो, कुछ भी हम खाते हैं इनडायरेक्टली वो प्लांट ही है. क्योंकि नॉन वेज भी अगर खा रहे हैं तो उसका भी अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से आया था, प्रोड्यूसर से आया था, और प्रोड्यूसर हमेशा कौन होते हैं, प्लांट होते हैं. तो इनडायरेक्टली यहाँ पर बात करें, डायरेक्ट तो प्रोड्यूसर हो ही गए, उसके अलावा इनडायरेक्टली भी या जो कुछ एल्गी हैं उनको एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है, डायरेक्टली जिनको खाया जाता है, नॉट इनडायरेक्टली, सॉरी. ऐसे भी कुछ एल्गी हैं जिनको डायरेक्टली एज अ फूड खाया जाता है. बेसिकली जो मैरीन एरिया है, जो ओशन के आसपास के एरिया हैं, वहां के जो लोग होते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल है ना वहां पर एल्गी, तो वो एल्गी को भी खाते हैं, डायरेक्टली खाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एल्गी है लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गी है, सेरगेसम, लिख देता हूं, बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन एल्गी. उल्वा, उल्वा एक ग्रीन एल्गी है, और पोरफायरा. इस तरह के कुछ एल्गी हैं जिनको डायरेक्ट एज अ फूड रिसोर्स यूज किया जाता है या डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है. जैसे हम धनिया, पालक, ये सारी सब्जियां खाते हैं, तो मैरीन एरिया में जहां आसपास समुद्र है वहां पर एल्गी मिलेंगे, तो वहां पर डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है एल्गी को. इंडिया की अगर मैं बात करूं, देखिए ये सारे एल्गी ज्यादातर जापान में चलते हैं, क्योंकि जापान जो है वहाँ कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा है. इंडिया में स्पायरोगायरा, ऊडोगोनियम, स्पायरोगायरा और ऊडोगोनियम, ये कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनको इंडिया में एज ए फूड प्रोडक्ट यूज किया जाता है, एज ए सैलेड यूज किया जाता है, इनसे सलाद या सूप बनाए जाते हैं. ठीक है. उल्वा एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इससे भी सूप बनाया जाता है. कुछ एल्गीज को और भी हैं जिनको डायरेक्ट खाया जाता है, जैसे क्लोरेला, इधर लिख देता हूं फूड में ही. क्लोरेला को स्पेस फूड भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्पेसशिप पर जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लोरेला के टैबलेट्स अपने साथ लेकर जाते हैं एज ए फूड सोर्स. तो ये फूड सप्लीमेंट भी हम कह सकते हैं बेसिकली, ये डायरेक्ट फूड सोर्स भी है क्लोरेला प्लांट, तो ये भी यूज किया जाता है. इसके अलावा लेमिनेरिया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वो यूज किया जाता है. सेरगेसम यूज किया जाता है. विटामिन के सोर्स होते हैं, विटामिन बी और सी रिच एक एल्गी है एलेरिया. जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं सब एल्गी के नाम. दिस इज अ ब्राउन एल्गी विच इज रिच इन द विटामिन बी एंड सी. एक एल्गी होती है रोडिमेनिया, रोडिमेनिया जो है ये भी एज अ फूड यूज की जाती है जापान में. एक फूड होता है डल्स, फूड का नाम है डल्स फूड. तो डल्स फूड जो बनाया जाता है, एक तरह की कन्फेक्शनरी है, वो बनाया जाता है रोडिमेनिया से. दिस इज वन एल्गी. तो यहाँ कुछ एल्गीज के नाम लिखे हैं जो एज अ फूड यूज किए जाते हैं. बेसिकली आप जो याद रख सकते हो वो है लेमिनेरिया, सेरगेसम, स्पायरोगायरा, क्लोरेला. These four are the most important. So algae being used as a food, they are highly nutritive, they are high in the carbohydrate, protein, and another kind of the food supplement materials that we used for the food source. So they are also used as the food supplements. एक और algae होता है स्पायरुलिना. स्पायरुलिना के भी टैबलेट्स आते हैं
एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है इसमें। 1 tablet of the spirulina is almost equal to 8 to 10 chapatis of protein। 8 से 10 चपाती में जितना प्रोटीन हो सकता है उतना जो है एक टैबलेट में ही होता है। तो स्पाइरुलिना हुआ या जो क्लोरेला हुआ, ये बहुत हाई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या अदर न्यूट्रिएंट सोर्स के क्या हैं, सोर्स हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट एल्गी कैन बी यूज्ड एज अ food. So these are some algae which I have written, Laminaria, Sargassum, etc., which can be used as a food or the food supplement. So being used as a food supplement, algae is also ecologically important. एल्गी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, अर्थ को भी प्योरीफाई रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एल्गी का बहुत ज्यादा रोल है। बेसिक रोल तो यही हो गया कि ये फोटोसिंथेटिक है। सो द मोस्ट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन गैस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट केवल ग्लूकोज नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस भी होती है, लाइट रिएक्शंस का। तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं हाई अमाउंट में, और अमेजन रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा जो फाइटोप्लैंक्टन है यानी कि एल्गी हैं, उनसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो अर्थ पर जितनी भी ऑक्सीजन है, विच इज द कोर यूनिट फॉर द लाइफ, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गी। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को भी प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज CO2 को फिक्स करते हैं। ओशन जो कि रिजर्वियर है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का भी ये फिक्सेशन करते हैं, यानी गैसियस स्टेट में जो CO2 है, जो पॉल्यूटेंट है, उसको भी ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये एज अ फर्टिलाइजर भी यूज होते हैं। देखिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या यूरिया डालने की हमेशा जरूरत नहीं है। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे नॉस्टॉक, जैसे एनाबीना, ठीक है, या कुछ एल्गी जो सिम्बायोटिक हैं, जो किसी प्लांट के साथ एसोसिएशन में रह रही है, या वो एल्गी जो लाइकन में है। लाइकन क्या होता है, एल्गी का और फंगस का एसोसिएशन। तो वो एल्गी जो या तो फ्री लिविंग भी है या सिम्बायोटिक भी है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं और नेचुरली नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। कुछ एल्गी पोटेशियम रिच होती हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, ओशंस के आसपास कुछ रेड एल्गी या कुछ ब्राउन एल्गी जो पोटेशियम रिच होते हैं। तो उनको अगर सॉइल में डाल दिया जाए तो वो पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं। कुछ फॉस्फोरस में रिच होती हैं, तो फर्टिलाइजर या मैन्योर की तरह, ठीक है, उर्वरक या खाद की तरह जो है एल्गी को यूज किया जा सकता है। तो ये भी इनका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि ये एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन भी ये करते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सब पॉइंट बता देता हूं मैं। सॉइल फॉर्मेशन, देखिए कहीं भी जहां पहले बेयर लैंड था, जहां पर पहले कुछ भी नहीं था, वहां जब किसी प्लांट के स्पोर आते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलोनी ग्रो होती है उसको पायोनियर कॉलोनी कहते हैं। सक्सेशन में ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब कभी सक्सेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट कम्युनिटी जो एस्टेब्लिश हो जाती है उसको पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, जो सबसे पहले आई कहीं भी बेयर एरिया में। तो वो जनरली होते हैं या तो ब्रायोफाइट, ठीक है, या होते हैं कुछ एल्गी या लाइकन्स। तो लाइकन के अंदर एल्गी भी और फंगस भी है, तो दोनों के स्पोर आते हैं, एल्गी के भी और फंगस के। तो वहां एल्गी कॉलोनी बनाने के लिए यानी सॉइल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब कॉलोनी बनेगी तो रॉक्स को ब्रेक डाउन करके सॉइल का फॉर्मेशन होगा, पैडोजेनेसिस। तो उसमें भी एल्गी हेल्प करता है, क्योंकि एल्गी बीइंग अ स्पोर ऑफ द लाइकेन एस्टेब्लिश फर्स्ट इन अ बेयर एरिया। किसी बेयर एरिया में कॉलोनी बनना प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। इकोलॉजिकली ही ये सीवेज डिस्पोजल में भी हेल्प करते हैं। देखो सीवेज मटेरियल जो होता है उसको डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होता है। अब जब मटेरियल डिस्चार्ज होते हैं किसी रिवर के अंदर या किसी पॉन्ड में, ठीक है, जब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आए, तो न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाने की वजह से प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर प्लांट्स बेसिकली कौन से, एल्गी। ये चीज ध्यान से समझिएगा, जब न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाएगी कोई भी वाटर बॉडी, ठीक है, तो वो कहलाता है यूट्रोफिकेशन। एक प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मींस द एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसी भी वाटर बॉडी में अगर एनरिच हो गए न्यूट्रिएंट, क्योंकि जब आपने वेस्ट मटेरियल छोड़ा ना, उसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस सब कुछ है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एनरिच हुई है सॉइल या ये वाटर बॉडी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाई ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की, जैसे कि एल्गी की, वो कहलाता है एल्गल ब्लूम। तो इससे क्या होगा कि प्लांट जो है या फाइटोप्लैंक्टन्स
पूरे इसके सरफेस को कवर कर लेंगे, एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी। अब फाइटोप्लांक्टन्स को तो फायदा हुआ यूट्रोफिकेशन का, लेकिन इससे नीचे बीनीथ द सरफेस ऑफ फाइटोप्लांक्टन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे थे उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएंगे। सारा पॉन्ड जो है वो कवर कर लिया किसने, एल्गल ब्लूम में। तो यूट्रोफिकेशन का रिजल्ट होता है एल्गल ब्लूम। अब इस केस में देखिए कैसे ये फायदा पहुंचा सकता है, हालांकि ये नुकसान है, एल्गल ब्लूम से नुकसान हो रहा है नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन बेसिकली सीवेज डिस्पोजल में क्या होता है, कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला, यहां लिख देता हूं एग्जांपल, या कैलमाइडोमोनास, ठीक है, कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला या कैलमाइडोमोनास, वो क्या करते हैं, इन नाइट्रेट्स को या फॉस्फेट्स को जो सॉइल में एनरिच हो गए थे इनको खुद ले लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। यानी जितना एल्गल ब्लूम ग्रो कर रहा है उतना ही ज्यादा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और वो ऑक्सीजन नीचे प्रोवाइड करते रहते हैं। ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को जो एरोबिक डिकम्पोजर्स हैं, एरोबिक डिकम्पोजर्स, ऐसे बैक्टीरिया को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और वो बैक्टीरिया उस सीवेज का ब्रेक डाउन करेगा। तो सीवेज मटेरियल जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन करने वाले बैक्टीरिया चाहिए। वो बैक्टीरिया कब ग्रो होंगे, वो बैक्टीरिया तब ग्रो होंगे जब फाइटोप्लैंक्टन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो इनडायरेक्टली सीवेज डिस्पोजल में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है एल्गी का। हालांकि सीवेज डिस्पोजल में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है बैक्टीरिया का। हमारा जो सीवेज होता है, हाउस होल्ड जितना भी घर का जो वेस्ट है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ही ट्रीट होता है। वहां पर एक स्टेप आता है, स्टेप थर्ड, जहां बायोलॉजिकली बैक्टीरिया डालकर ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है। सीवेज बेसिकली मींस आवर लैट्रिन और यूरिन प्रोडक्ट्स, सो उसको डिकम्पोज जो है बैक्टीरिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचुरली जो है एल्गी हेल्प कर रहा है सीवेज डिस्पोजल में भी, ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराकर जो एरोबिक डिकम्पोजर्स हैं, और वो सीवेज को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे जो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर आया है। तो इकोलॉजिकली अदर देन दी फूड और फूड सप्लीमेंट, इकोलॉजिकली भी फोटोसिंथेसिस करके, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करके, एज अ फर्टिलाइजर सोर्स होके, या सॉइल फॉर्मेशन करके, या सीवेज को डिस्पोज करके एल्गी इकोलॉजी को हेल्प करती है। नेक्स्ट इकोनॉमी क्या, हम इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इकोलॉजिकल भी कह सकते हैं। एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। देखो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे ओशन हो, चाहे सी हो, वहां पर प्रोड्यूसर होते तो प्लांट ही हैं। लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम प्लांट का डिवीजन वेरी करता है। जैसे ओशन है, ओशन में प्रोड्यूसर नीम, शीशम या एंजियोस्पर्म थोड़ी होंगे, वहां पर प्रोड्यूसर होंगे एल्गी। सिमिलरली पॉन्ड में भी प्रोड्यूसर होंगे एल्गी। यानी एक्वेटिक सिस्टम में मेनली जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एल्गी होते हैं, और प्रोड्यूसर अपने से नेक्स्ट लेवल को, प्रोड्यूसर से नेक्स्ट लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसको फूड दे देगा, फिर वो नेक्स्ट लेवल को देता रहेगा एंड सो ऑन, टॉप कंज्यूमर्स तक फूड जाता रहेगा। तो अल्टीमेटली फूड की जो चेन है वो प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंड है, जो कि एल्गी होते हैं कहाँ पर, एक्वेटिक सिस्टम में, किसी फ्रेश वाटर बॉडी, रिवर में, पॉन्ड में, या ऑफ कोर्स ओशन में और सी में, तो मेनली प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एल्गी होते हैं। तो ये भी एक इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कुछ हाइड्रोकोलाइड्स या फाइकोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं एल्गी, उसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ एक कैटेगरी बना के। फाइकोकोलॉइड्स कोलॉइडल नेचर के, ठीक है, कोलॉइडल नेचर जो होता है एक तरह से सेमी सॉलिड नेचर हम कह सकते हैं। तो कोलॉइडल नेचर के कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है एल्गी, जिनको फाइकोकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं। एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ एल्गी से या इवन स्पेसिफिक जीनस से कुछ अलग अलग तरह के कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स मिलते हैं हाइड्रोकोलाइड नेचर के, जिनको फाइकोकोलाइड कहते हैं, और उनको यूज किया जाता है इन इंडस्ट्री। अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में भी, या एल्गी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं बॉटनी के, कुछ कंपाउंड्स पूछे जाते हैं और उनका सोर्स ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है। तो एक ऐसा कंपाउंड हाइड्रोकोलाइड जो है वो है अगर अगार। अगर अगार बोल देते हैं या अगार बोल देते हैं ओनली। तो अगार जो होता है ये एक जिलेटिनस, एक नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें गैलेक्टोज और सल्फेट है। यानी ये एक केमिकल है, जिलेटिनस एक जेल नेचर का केमिकल है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, नाइट्रोजन फ्री है, और गैलेक्टोज और सल्फेट होती है। मोनोसेकेराइड गैलेक्टोज होता है और सल्फेट होता है इसके अंदर। तो ये एक तरह का जेल है
अगर अगर आपने सुना भी होगा, इसको यूज किया जाता है बेसिकली मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, टेक्सटाइल में, लेदर में, और मेनली कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया का मतलब होता है जहां बैक्टीरिया ग्रो कराए जाते हैं इन विट्रो कंडीशन में। लैब में जब हम बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं तो एक जेल में ग्रो कराते हैं, एग्रोज या अगार जेल बोलते हैं उसको। और भी अलग अलग तरह के कल्चर मीडियम होते हैं, जैसे एमएस मीडिया, म्यूसिलेजेंस स्कूग मीडिया, ब्रॉथ मीडिया, पीडीए, पोटैटो डेक्सट्रोज आगार। तो अलग अलग तरह के मीडिया है। मीडिया का मतलब, कल्चर मीडिया का मतलब जिसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कराई जा रही है पेट्री प्लेट्स में। तो ऐसा ही एक कल्चर मीडिया है अगार। तो ये जो अगार होता है, जिसका मैंने आपको नेचर भी बता दिया, केमिकल नेचर की, ये जेल है, गैलेक्टोज और सल्फेट से बना हुआ है। ये ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। मेनली टू रेड एल्गी फ्रॉम विच द अगार इज ऑब्टेन्ड आर जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये क्वेश्चन आता है, जिलेडियम, you should remember this name, and another is the gracilaria, GRACILARIA। सो इन दो एल्गी से मेनली मिलता है। इसके अलावा फाइलोपोरा से भी मिलता है। इन एल्गी में होता कहाँ है, इनके सेल वॉल में, इन दियर सेल वॉल एक्सट्रैक्ट। So basically this mucilage compound is produced by the cell wall of the certain red algae। जापान जो है इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, जापान में बनाया जाता है अगर अगर सबसे ज्यादा, क्योंकि वहीं पर इस तरह की एल्गी मिलते हैं। इंडिया में भी मिलते हैं जिलेडियम या ग्रेसिलेरिया के सोर्सेज, या फाइलोपोरा के भी स्पीसीज मिलते हैं, तो वहां से भी अगार को ऑब्टेन किया जा सकता है। अगार इज मेनली यूज्ड एज अ कल्चर मीडिया एज वेल एज दी मेडिसिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि एक जेल नेचर का कंपाउंड है। लेदर इंडस्ट्री में, इस तरह की चीजों में अगार यूज किया जाता है। इसी तरह का एक और हाइड्रोकोलॉइड होता है एल्गिनिक एसिड। एल्गिनिक एसिड को एल्गीन भी कहते हैं, कैल्शियम डेरिवेटिव है एल्गीन, तो एल्गीन भी लिख देता हूं मैं, बताऊंगा दोनों क्या है। अगार की तरह एल्गिनिक एसिड भी जो है ये भी एल्गी से मिलता है और सेल वॉल से ही मिलता है, लेकिन ब्राउन एल्गी से। सेल वॉल एक्सट्रैक्ट है ये, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। स्पेसिफिक जीनस भी हम पढ़ेंगे जिनसे ये ऑब्टेन होता है, या हम कह भी सकते हैं कि ब्राउन एल्गी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, सीवीड्स, जो कि, क्योंकि ब्राउन और रेड एल्गी, ब्राउन तो स्ट्रिक्टली ही ओशन में ही मिलती है केवल, रेड एल्गी के कुछ मेंबर फ्रेश वाटर भी हैं एज वेल एज ओशन में भी हैं। ब्राउन एल्गी जो होते हैं उनको सीवीड्स कहते हैं, या कैल्प भी कहते हैं। बड़े बड़े जो ब्राउन एल्गी हैं उनको कैल्प कहते हैं, जिनकी हाइट 50 फुट, 100 फीट या 150 फीट तक भी हो सकती है। तो बेसिकली उनसे एल्गेनिक एसिड जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। तो ये जो होता है ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जो किससे मिलता है, सेल वॉल से ही मिलता है। ठीक है, एल्गिनिक पॉलीसेकेराइड है। तो ये भी एक कोलॉइडल मेटेरियल है, इनसॉल्युबल है। एल्गिनिक एसिड जो होता है उसका कैल्शियम सॉल्ट, एल्गिनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट एल्गिनेट कहलाता है, एल्गिनेट या एल्गीन कहलाता है। तो एल्गिनिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है, उसी का कैल्शियम सॉल्ट जो है उसको एल्गिनेट या एल्गीन कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि एल्गीन कहां से मिलता है या एल्गिनिक एसिड कहां से मिलता है। तो सोर्स की मैं बात करूं तो ब्राउन एल्गी जैसे कि लेमिनेरिया, लेमिनेरिया इज द चीफ सोर्स फॉर द एल्गिन। फ्यूकस, इनको कैल्प भी बोलते हैं। मैक्रोसिस्टस पेरिफेरा, मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ, एल्गी में सबसे बड़ी एल्गी होती है मैक्रोसिस्टस, जनरली 150 फीट या उससे भी बड़ी हो सकती है, किसी यूकेलिप्टस सफेदे के पेड़ से भी बड़ी। ठीक है, 150 फीट। तो ये ऑफ कोर्स ही बात है, इतना न्यूट्रिशन, इतने बड़े थैलस को न्यूट्रिशन देना किसी पोंड में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे एल्गी ओशन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ द एल्गिनिक एसिड व्हिच इज द अनदर हाइड्रोकोलाइड और द फाइकोकोलाइड। बेसिकली यूज अगर मैं बात करूं तो ये भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स में। और इसका जो नेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, इमल्सीफाइंग है, तो ये इमल्सीफायर की तरह यूज होता है। ठीक है, बहुत चिकने होते हैं ये, तो इमल्सीफायर एजेंट की तरह ये यूज किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स में, टेक्सटाइल में, रबर इंडस्ट्री में। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फाइकोकोलॉइड अलोंग विद द अगर अगार। एक और हाइड्रोकोलॉइड आता है इंपॉर्टेंट, कैरेगिन।
कैरेगिन भी रेड एल्गी से मिलता है, अगर आगार की तरह। ये भी पॉलीसेकेराइड है, यानी इसका भी नेचर जो है वो कार्बोहाइड्रेट नेचर है। ये भी कोलोइडल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो ये जो ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है मेनली एक स्पेसिफिक जीनस से, कॉन्ड्रस क्रिस्प्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये सी स्मॉल है, ठीक है। कॉन्ड्रस क्रिस्पस जिसको आइरिस मोस भी कहते हैं, मोस एक्चुअली में नहीं है ये एल्गी, मोस ब्रायोफाइट होते हैं, केवल इसका एक नाम है आइरिस मोस। तो कॉन्ड्रस क्रिस्प जो है उसके अंदर कैरेगिन मिलता है, दैट इज अ रेड एल्गी। इसके अलावा भी एक रेड एल्गी होती है, गिगार्टिना। तो इस जीनस में भी कैरेगिन ऑब्टेन हो सकता है। तो कैरेगिन भी एक जेल सब्सटेंस है, म्यूसिलेट सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे कि लेदर में, टेक्सटाइल में। डिफरेंट टाइप ऑफ जेलिंग एजेंट्स चाहिए, तो अलग अलग पर्पज के लिए, लेदर में हो, चाहे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, चाहे फूड इंडस्ट्रीज हो, टॉफी वगैरह बनाने में, चॉकलेट वगैरह बनाने में भी कैरेगिन को एज अ जेल यूज किया जाता है, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये केमिकल टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, कुछ कोटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ टैनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ प्रोसेसिंग ऑफ क्लोथ के लिए यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग यूज है इन सबके, बीइंग अ केमिकल कंपाउंड। एंड व्हाट नेचर, दैट इज ऑफ कोलॉइडल नेचर। हाइड्रोकोलाइड्स इनको बोलते हैं, क्योंकि मिलते हैं एल्गी से, इसलिए फाइकोकोलाइड्स भी बोल देते हैं। इसके अलावा आयोडीन भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक है, एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं, तो आयोडीन को भी एक्वायर कर लेते हैं और आयोडीन के सोर्स भी बन जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ आयोडीन जो है अकेला ब्राउन एल्गी से मिलता है, लेमिनेरिया से या मैक्रोसिस्टिस से, सैरगेसम से, या फ्यूकस से। तो ये सारे एल्गी आयोडीन का सोर्स है, इंपॉर्टेंट है लेमिनेरिया। अकेला जापान जो है बहुत सारा आयोडीन ऑब्टेन करता है इन सारे एल्गी से। सो दीज एल्गी व्हिच आर द ब्राउन एल्गी आर द सोर्स ऑफ द आयोडीन। रेड एल्गी में ब्रोमीन मिलता है, ब्रोमीन। जैसे आयोडीन ब्राउन एल्गी से मिलता है, ऐसे ही ब्रोमीन जो होता है वो रेड एल्गी से मिलता है, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया से। पॉलीसाइफोनिया एक इंपॉर्टेंट रेड एल्गी है, ये तो आप याद रखेंगे हमेशा एग्जांपल। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बाद हम क्लासेस भी डिस्कस करेंगे, जब मेंबर्स हम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे इन द अपकमिंग लेक्चर्स और अपकमिंग वीडियोस। पॉलीसाइफोनिया और रोडोमेला, एक पॉलीसाइफोनिया तो जरूर याद रखें आप, उसके अलावा रोडोमेला, RHOMELA, ये भी एक रेड एल्गी है, दोनों ही रेड एल्गी हैं जिनसे ब्रोमीन मिलता है। तो ये कुछ हाइड्रोकोलाइड्स हैं, इनके अलावा कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जैसे कि कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट। तो बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, एल्गी जो है मिनरल्स का भी सोर्स है, मिनरल्स आल्सो various kinds of the micro as well as the macronutrients. Thus algae are also the source of the minerals. So it is all about the hydrocolloids substances or the phycocolloid substances which are obtained from the algae, and they are mainly used in the industries. So there is one more another important economic importance of the algae is role in medicine. बहुत सारी medicines में algae को भी use किया जाता है। देखिए मेडिसिन जितने भी है मोस्टली प्लांट एक्सट्रैक्ट से ही बनते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए हो या किसी भी तरह के डिजीज के लिए हो, मैक्सिमम जो मेडिसिन है वो प्लांट या प्लांट एक्सट्रैक्ट से ही बनते हैं। तो उसमें भी बीइंग अ प्लांट, एक प्रिमिटिव प्लांट ही तो है एल्गी, सबसे बेसिक डिवीजन है। तो एल्गी से कौन कौन से मेडिसिन बन सकते हैं? एक एंटीबायोटिक होता है क्लोरीन, क्लोरीन नाम से पता चलता है, दिस इज एन एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गी क्लोरेला। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, उससे ये मिलता है। और ये क्या है? एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है बीइंग एन एंटीबायोटिक। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक दैट यू कैन रिमेंबर। मेडिसिन में ये एग्जांपल जनरली पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक ड्रग होता है सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट, सोडियम लेमिनेरियन वेट सल्फेट। और भी बहुत से तरह के सोडियम सल्फेट होते हैं,
जो एंटीकोगुलेंट है, बट लेमिनेरिया से भी एक सोडियम सल्फेट मिलता है जिसको सोडियम लेमिनेरियल सल्फेट कहेंगे हम, तो ये लेमिनेरिया से मिलेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सोर्स इसका पता चल रहा है, और इसका यूज क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ब्लड एंटीकोगुलेंट है। ब्लड क्लॉटिंग से ये प्रिवेंट कराता है। आयोडीन एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। ठीक है, थायरॉइडियल डिजीज जैसे गॉइट्री एक डिजीज होता है, उसके अंदर आयोडीन यूज किया जाता है। तो आयोडीन हमें पता है कहाँ से मिलता है, लेमिनेरिया से ही या अदर ब्राउन एल्गी से। तो आयोडीन आयोडीन जो है वैसे भी बॉडी के लिए जरूरी है, तो बीइंग ए मेडिसिन ही काम करता है, क्योंकि आयोडीन नहीं होता है तो जो है डिजीज कॉज होती है, जैसे कि घेंगा डिजीज जिसको बोलते हैं। सो गॉइट्री डिजीज के लिए इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा क्योंकि ये डिजीज है ना कि एल्गी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आयोडीन का जो सोर्स है वो लेमिनेरिया है। अगर अगार जो होता है वो भी मेडिसिनल है। बोन स्ट्रेंथ के लिए या लेक्सेटिव है, या अदर तरह के ड्रग्स बनाए जाते हैं अगर अगार से भी। तो अगर अगार का सोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किडनी या ब्लैडर या लंग डिजीज के लिए दो एल्गी हैं जिनके एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं, कोरोलिना एंड कोडियम। लिख देता हूं मैं एल्गी के नाम, कोरोलिना एंड कोडियम। The extracts of these two algae, okay, are used in the treatment of kidney, bladder and lung disease. काफी सारे ऐसे एल्गी हैं जिनसे डायरेक्टली या उनके एक्सट्रैक्ट से मेडिसिन बनाई जाती हैं। बहुत सारे विटामिन जैसे ए बी सी के, इस तरह के विटामिन भी एल्गी से ऑब्टेन होते हैं। तो विटामिन आप जानते हैं न्यूट्रिटिव हैं, एज वेल एज हमारे जो पूरा सिस्टम है, एंजाइम्स है, उनके को फैक्टर्स भी होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली चलता रहे उसके लिए विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डाइट में। वो भी एक तरह का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्गी जिसमें क्या है प्रोवाइड करते हैं विटामिन को, विटामिन का सोर्स है। और कैरेगिन जो होता है वो भी ब्लड कोगुलेशन से बचाता है। तो कैरेगिन भी क्या है, मेडिसिनल जो है जेल है। कैरेगिन हम जानते हैं रेड एल्गी से ही मिलते हैं। बेसिकली मेडिसिन में आप एक प्रॉपर्टी, एक तो क्लोरीन एंटीबायोटिक याद रख सकते हैं, दूसरा अगर अगर यहाँ पर भी याद रख सकते हैं, हम आयोडीन का सोर्स याद रखते हैं। सो दीज आर सम एल्गी विच आर ऑल्सो हैविंग मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। सो एल्गी एज अ फूडर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, फॉडर नॉट फूडर, सॉरी, लेट मी राइट द स्पेलिंग अगेन। एज ए फॉडर भी यूज किए जाते हैं। फॉडर बेसिकली बताऊं तो चारे की तरह, यानी कैटल्स के लिए और कोई भी जो भी पेट्स हैं उनका फूड, एज ए फूड जो है एल्गी को यूज किया जाता है। अब हमारे आसपास क्योंकि ओशन तो है नहीं, तो एल्गी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं पाई जाती। एल्गी हमारे यहाँ मिलती भी है तो टेरेस्ट्रियल मिलेगी या एबनॉर्मल प्लेसेस पर, जैसे किसी दीवार पर, खिड़की पर। ठीक है, तो उसको इतना हाई अमाउंट नहीं है कि उसको हम एज ए फॉडर यूज कर सकें। तो हम तो बेसिकली जो है ऐसे प्लांट्स को फॉडर की तरह यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट्स को यूज करते हैं जो हमारी फसलों से बच गए थे। बट ऐसे कंट्रीज जहां पर हाई अमाउंट में एल्गी मिलता है, जैसे जापान हो गया या कोस्टल कंट्रीज हो गए जहां तटीय क्षेत्र, इंडिया में भी जैसे जो हमारा कोस्टल एरिया है, वहां पर एज ए फॉडर यूज किया जा सकता है एल्गी को। अपने जो कैटल्स हैं या अपने पेट्स हैं उनको हम एज ए फॉडर एल्गी डायरेक्टली दे सकते हैं। तो मैक्सिमम सीवीड्स या ब्राउन एल्गी, ठीक है, जैसे कि फ्यूकस, जैसे कि एक्टोकार्पस, इनकी पूरी कॉलोनी, जैसे लेमिनेरिया, मेनली सीवेड यूज किए जाते हैं, जैसे सैरगैसम। इनको डायरेक्ट चारे की तरह एज ए फोडर अपने कैटल्स को दे दिया जाता है, जैसे शीप्स को, गॉट्स को। ठीक है, या और भी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में इनका फायदा भी होता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन ज्यादा है या न्यूट्रिटिव कंटेंट तो है ही। तो इससे क्या होता है, जब वो एग ले करेंगे तो कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, पोल्ट्री फार्म में क्योंकि बेसिकली सारा काम एग पर ही बेस है, तो एग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ये पोल्ट्री में। उसके अलावा अगर कैटल्स को आप दे रहे हो, तो कैटल हम किस लिए पालते हैं, मिल्क कंटेंट के लिए, तो मिल्क कैपेसिटी बढ़ाते हैं, यानी अच्छे फोडर है ये। हम भी तो चारा इसीलिए खिलाते हैं अपने पशुओं को, क्योंकि वो भूखे रहेंगे तो हमें कैसे जो है जो भी प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करें वो दे पाएंगे। एग कंटेंट में अंदर यॉक भी बढ़ता है, बटर या फैट की क्वालिटी बढ़ती है, घी जो होता है कैटल से बटर या जो फैट निकलता है उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। तो गुड सोर्स है, एज ए फूडर एल्गी को यूज किया जाता है। इसके अलावा स्पेस फूड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ।
जैसे कि क्लोरेला या स्पाइरुलिना, ये क्या है, स्पेस फूड है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज है क्लोरेला पेरेनोडोसा में लिख देता हूं, क्लोरेला पेरेनोइडोसा, PYRENOIDOSA। दिस स्पीसीज इज यूज्ड एज अ स्पेस फूड। इसके अलावा स्पाइरुलिना, ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको भी स्पेस फूड की तरह यूज करते हैं। सो दीज आर सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। द लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज द सोर्स ऑफ पेट्रोलियम एंड फ्यूल गैस। पेट्रोलियम और फ्यूल गैस, देखिए पेट्रोलियम या फ्यूल गैस बहुत हजारों लाखों सालों के बाद बनते हैं, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन के बाद। तो जो एल्गी रहे, क्योंकि वो फाइटोप्लांक्टन्स थे, वो प्रोड्यूसर थे अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, तो चाहे खुद एल्गी की डेथ हो जाए या अदर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके पास भी तो फूड कहां से आया, फाइटोप्लांक्टन से तो आया। शार्क है या कोई भी फिश है जो कंज्यूमर है, वो खुद तो फूड बना नहीं सकती, तो उसने एल्गी से ही फूड लिया था। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो सरफेस पर डिकम्पोज होते हैं, ओशन के सरफेस पर। तो हजारों करोड़ों मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो फ्यूल बनता है, ह्यूमस बनता है। तो पेट्रोलियम या फ्यूल गैस जो ऑब्टेन होती है, वो आज से करोड़ों साल पहले डिकम्पोज हुई एल्गी, उनकी वजह से जो है फॉर्म होती है। तो एल्गी बीइंग इन अ लॉन्ग टाइम, दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ द पेट्रोलियम और द फ्यूल गैस। सो दीज आर सम बेनिफिशियल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी। कभी कभी एल्गी नुकसान भी करती है, तो उनको हम नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, बट ऑल्दो वेरी रेयर है, वो बहुत कम ऐसे हैं। जैसे कुछ ही एल्गी टॉक्सिक हैं। मैंने बताया था एक एल्गी जैसे सिफेलरस विरेस्कन, जो रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करती है, ये पहले भी बताया हुआ है, सिफेलरस विरेसन। ठीक है, ये एल्गी जो है ये रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करती है, एक डिजीज, रस्ट लगाती है चाय पत्ती में। ऐसे ही कुछ एल्गी हैं जैसे ब्लास्टोडीनियम, जो गट्स ऑफ कॉपवर्ड्स में ग्रो करती है। तो बहुत रेयर एल्गी ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं या टॉक्सिक हैं। ठीक है, कुछ डाइनोफ्लैजेलेट्स भी टॉक्सिक होते हैं। कुछ ही एल्गी ऐसी हैं जिनके नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो डैमेज कर सकते हैं, जैसे बीइंग एल्गल ब्लूम। अदरवाइज द एल्गी हैव पॉजिटिव बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर द इकोनॉमिक एज वेल एज द इकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये पॉल्यूशन कभी कभी कॉज कर सकते हैं, अदरवाइज ये इकोलॉजी को ट्रीट ही करते हैं। सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी।